नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे देश के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में जो ड्राफ्ट लिस्ट है एसआईआर के बाद वो वापस सामने आ चुका है और उसमें यह बात सामने आई है कि तकरीबन 58 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं। तो मैं भी एक खबर पढ़ रहा था आज तक के वेब पेज पर, तो उसके मुताबिक जो सबसे ज्यादा 10 सीटों में लोगों के नाम काटे गए हैं, तो तर्क ये दिया गया कि वो हिंदी भाषी लोग हैं जो बिहार या कई अन्य स्थानों से आए हैं। और फिर ये तर्क दिया गया है कि इससे ज्यादा नुकसान होने की संभावना भारतीय जनता पार्टी की को है। तो मैं ये देख रहा था कि ये तर्क बार बार यूपी से भी आ रहा है, फिर पश्चिम बंगाल से भी, कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, या आप इस बात को मानते हैं कि एसआईआर एक ऐसा ट्रैप है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, सिर्फ विपक्षी दलों को नुकसान नहीं होगा? आपकी क्या सोच है? मैं ये मानता हूं कि एसआईआर एक भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ से बनाया जाने वाला एक उपकरण है जो प्रयोग के दौर में है। अभी नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। बिहार में उसका जो प्रयोग हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, लेकिन हो सकता है कि किसी प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना मुफीद साबित ना हो। आप लेकिन जैसे ही भाजपा और चुनाव आयोग को लगता है कि ये कुछ गड़बड़ी हो सकती है इसके अंदर, वैसे ही वो कोशिश करते हैं कि उस गड़बड़ी को दुरुस्त किया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में फौरन उन्होंने जब ये सामने आया कि भाजपा के कार्यकर्ता उतने सक्रिय नहीं रहे और उन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की, तो फौरन ही वहाँ पर एसआईआर की अवधि बढ़ा दी गई, ताकि अगर कोई कमी रह गई है कि भाजपा वाले अब उसको पूरा कर लें, उस कमी को। तो उनकी तरफ से कोशिशें लगातार जारी रहती हैं कि वो अगर उनके जैसी उनके लिए मुफीद, उनके लिए फ़ायदेमंद एसआईआर नहीं हो पा रही है, तो कैसे उसको अपने फ़ायदे में बदला जाए। ये एक पैटर्न समझ में आता है। दूसरा पैटर्न ये समझ में आता है कि जहाँ पर जो सरकार होती है, वो चूँकि बूथ लेवल अफ़सर उसी के नियंत्रण में रहते हैं, वो उसके कर्मचारी होते हैं, तो सरकार के लिए ये फ़ायदेमंद होता है कि वो कैसे उसको नियंत्रित कर ले। अब तमिलनाडु में भी एसआईआर हो रही है, हमारे पास उसकी खबरें नहीं आती। ऐसा लगता है तमिलनाडु में कोई समस्या ही ना हो, वहाँ बहुत शांतिपूर्वक हो रही हो खबर। वहाँ तो कोई ज़ाहिर है कि उसके कोई समाचार नहीं आते। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि द्रमुक सरकार जो है, एम.के. स्टालिन की, उनका प्रशासन के ऊपर अच्छा नियंत्रण है और वो जो बीएलओ हैं, उनको नियंत्रित कर रहे होंगे, तो उनको उससे कोई शिकायत नहीं है, अपने तरीके से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में कोई बहुत बड़ा दांव नहीं है, तो और दूसरी पार्टियाँ जो हैं, एआईएडीएमके वगैरह जो है, वो काफ़ी कमज़ोर हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा बिखरी हुई हैं। जयललिता की मृत्यु के बाद अभी तक वो पुरानी मजबूती नहीं प्राप्त कर पाई हैं। इसलिए वहाँ पे एक तरफ़ा चल रहा है, ऐसा लगता है पहली नज़र में देखने पे। मैं ये मानता हूँ कि चुनाव प्रक्रिया का संचालन करने के मर्म में मतदाता सूची है। इस बात से सभी लोग सहमत होंगे। मतदाता सूची बुनियादी दस्तावेज है और मतदाता सूची को लगातार शुद्ध करते रहना होता है। लोगों का देहांत होता रहता है, लोगों के पते बदलते रहते हैं, लोग अ, एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जाते हैं। बहुत से ऐसे ही परिवर्तन होते रहते हैं जो उसके हिसाब से चुनाव सूची को दुरुस्त करना पड़ता है। यह प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से चलनी चाहिए, ना कि ये प्रक्रिया सत्तारूढ़ दल के लिए लाभप्रद होनी चाहिए। अगर आपने इस तरह से मतदाता सूची में परिवर्तन करने की डिज़ाइन बनाई है कि उससे केवल लाभ सत्तारूढ़ पार्टी को ही हो सकता है, सत्तारूढ़ पार्टी कोई भी हो। आज बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, कल कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी हो सकती है, तो कांग्रेस को जब लाभ होगा तब उसके खिलाफ बीजेपी आवाज़ उठाएगी। आज बीजेपी को लाभ ज़्यादा होते दिख रहा है तो उसके खिलाफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। चुनाव आयोग को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी हो रही है। जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग, उससे पहले राजीव कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग इस तरीके से चल रहा है जैसे कि वो लोग सत्तारूढ़ पार्टी के एजेंट हों। भाई आज बीजेपी है तो आज बीजेपी के एजेंट है वो, कल कोई और पार्टी होगी तो किसी और पार्टी की एजेंटी करते हुए नजर आएंगे। तो ये तो उचित बात नहीं है ना।
ये तो इससे तो लोकतंत्र खतरे में है। और उससे क्या है कि जो पार्टी सत्ता में है उसको अपदस्थ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो हमेशा ही सत्ता में बनी रहेगी। अपेक्षाकृत उसका जो बहुमत है वो लगाएगा कि स्थायी किस्म का बहुमत है ये, क्योंकि वो अपने अनुकूल मतदाता सूची बना लेगी, अपने हिसाब से जो अपने खिलाफ वोट होंगे उसमें से बहुत से वोट काट देगी, जो पक्ष में वोट होंगे वो बहुत से वोट अब जैसे कि पश्चिम बंगाल है, मान लो पश्चिम बंगाल में जो हिंदी भाषी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके हुए नजर आते हैं। भाजपा के प्रति हमदर्दी उनके अंदर होती है, तो वो पश्चिम बंगाल में भाजपा के मुख्य वोटर बने हुए हैं। अगर उनके नाम बहुत बड़े पैमाने पर वहां से कट रहे हैं तो उसका एक तर्क निकल के आना चाहिए कि भाई उनका नाम क्यों कट रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल में भी वोट करते हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश में भी वोट करते हैं? भाई उनके उनके नाम यहाँ की वोटर लिस्टों में भी जुड़े हुए हैं या वहां की वोटर, क्या चक्कर क्या है? इस तरह का कोई डुप्लीकेशन है क्या? भाई नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, तो कम से कम पूरे देश के लिए एक वोटर लिस्ट तो बनाइए। और भाजपा तरह तरह की तिकड़में करती है। अब जैसे इस वक्त उत्तर प्रदेश में भाजपा को क्या लग रहा है कि जो शहरी वोटर है वो पिछले दिनों अपने ग्रामीण पतों के ऊपर अपना वोटिंग वहां पे अपना नाम डलवाना चाहता है। तो भाजपा को लगता है कि जब स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे तो उसमें हम कमजोर हो जाएंगे, तो उसने वहां ये तर्क देना शुरू कर दिया है कि स्थानीय निकायों के चुनाव पिछली वाली वोटर लिस्ट से कराए जाने चाहिए। क्यों भाई, पिछली वाली वोटर लिस्ट से क्यों कराए जाने चाहिए? अभी वोटर लिस्ट नई बन रही है, यानी आप विधानसभा और लोकसभा के चुनाव इससे कराओगे और स्थानीय निकायों के चुनाव पिछली वाली वोटर लिस्ट से कराओगे। तो ये सब ये जो तर्क प्रणाली है, इस तरह हर चीज को अपने पक्ष में झुका लेने की कोशिश है, वो पूरे लोकतंत्र को एक तरफा बना देती है। और लोकतंत्र जैसी एक तरफा हुई वैसे ही लोकतंत्र के प्राण निकल जाएंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने एक मॉडल प्रस्तुत किया है कि विपक्षी दल किस तरह से एसआईआर जैसे कदम का सामना कर सकते हैं? वो सजग हो, उनके कार्यकर्ता बिल्कुल सजग हो तो इसके प्रभाव को कम से कम किया जा सकता है, ये कहा जा सकता है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी, अगर मान लीजिए अखिलेश जी का ये तर्क है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की, वो बड़ा सतर्क रहे, अच्छा, तो उसको अगर आप सामाजिक उनके अनुवाद का सामाजिक भाषा में अनुवाद उनके बयान का सामाजिक भाषा में अनुवाद करें तो आप कह सकते हैं कि यादव और मुसलमान कार्यकर्ताओं ने ये सुनिश्चित किया कि उनके वोट ना कटें और उनके वोट बन जाएं। मोटे तौर पे आप भी कह सकते हैं उनका जनाधार ये है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सांगठनिक झंझट काफी है, जो लोकसभा चुनाव के जमाने से चला आ रहा है। वहां की जो प्रादेशिक पार्टी जो है वो योगी आदित्यनाथ के साथ उसका उस तरीके से समरस नहीं है, जिस तरीके से होना चाहिए मुख्यमंत्री के साथ में। इसी तरह जो विधायक हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ समरस नहीं है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक भी विधायक जो है वो योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है। वो तो भाजपा की जो अंदरूनी राजनीति है उसके तहत मुख्यमंत्री बने हुए हैं और जनता के एक हिस्से में उनकी एक लोकप्रियता भी है, वो भी एक पहलू है। साथ में वो भाजपा के स्टार प्रचारक भी हैं, दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं भाषण देने के लिए, और कोई मुख्यमंत्री नहीं जाता। भाई भाजपा का और कोई मुख्यमंत्री, कोई मोहन यादव उत्तर प्रदेश में प्रचार करने थोड़ा आएंगे, न वो शर्मा जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, न विष्णुदेव साय वो उत्तर प्रदेश में प्रचार करने नहीं आएंगे। योगी आदित्यनाथ उनके इलाकों में प्रचार करने भेजे जाते हैं। उनकी एक विशेष हैसियत है, वो प्रादेशिक संगठन और विधायक इन दोनों से अलगाव में पड़े हुए हैं। उसके बावजूद मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं और उनको हटाया जाना भी मुश्किल है, क्योंकि वो एक बिरादरी की नुमाइंदगी करते हैं। उनके हटाने का मतलब होगा न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के दूसरे इलाकों में जो राजपूत बिरादरी है वो भी भाजपा से नाराज हो जाएगी। इस वक्त स्थिति यह है कि वो राजपूतों की जो राष्ट्रीय उपस्थिति है वो उसके नायक बन गए हैं। वो बिहार में भी राजपूत नाराज हो जाएंगे भाजपा से अगर उनको यहां पर हटाया गया, मध्य प्रदेश के राजपूत भी नाराज हो जाएंगे, तो ये स्थिति बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उनको वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इस झगड़े में और इस बिखराव के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस निष्ठा और परिश्रम के साथ वहां पर सक्रिय नहीं रहे। वहां के पत्रकार बताते हैं, मेरे कई मित्र पत्रकारों ने बताया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। इसलिए
अब इस बात को समझ के, चूंकि सरकार और चुनाव आयोग के बीच में साठगांठ चल रही है, इसलिए फौरन वहां पर अवधि बढ़ा दी गई। दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को यह भी लगता है कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन और राजपूत बिरादरी के समर्थन के कारण मुख्यमंत्री पद पर तो बैठे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे भविष्य की संभावनाएं उनके हाथ से फिसलती जा रही हैं। उसका उन्हें सबसे बड़ा प्रमाण ये दिखा कि न तो उत्तर प्रदेश की पार्टी पर जिस व्यक्ति को बैठाया गया अध्यक्ष बना के, वो व्यक्ति उनका विरोधी माना जाता है। अगर खुला विरोधी नहीं है तो वो अनमनापन है। उनके पंकज चौधरी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आज तक जितने भी पोस्टर अपने लगवाए उसमें कभी योगी आदित्यनाथ की तस्वीर उन्होंने नहीं छापी उनके ऊपर। और दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय पार्टी का जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है वो भी अमित शाह का आदमी है, प्रादेशिक अध्यक्ष भी अमित शाह का आदमी है, वो भी अमित शाह का आदमी है। तो इसमें उनको लगता है कि हमारे हाथ से संगठन तो निकल ही गया है पूरी तरीके से। इसीलिए उन्होंने एक भाषण में अपने कहा कि 4 करोड़ वोटर काट दिए गए हैं, जबकि चुनाव आयोग तो 4 करोड़ का आंकड़ा नहीं दे रहा है। तो वो भी पेशबंदी अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की भाजपा जो है वो इस तरह के झंझनों की शिकार है। इसकी वजह से वो मुकाबला नहीं कर पा रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की निष्ठा का और परिश्रम का। तो ये जो नितिन नवीन की नियुक्ति हुई है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, तो उसे हम किनका कैंडिडेट माने, मोदी और शाह का, या फिर आरएसएस का, या फिर अभी भी काफी कुछ धागे उलझे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के? 100% वो मोदी और शाह के कैंडिडेट है। मतलब मुझे तो इसमें कोई शक है ही नहीं, कोई इसमें संदेह है ही नहीं। 100% उनके आदमी है वो, क्योंकि मॉडल ये है मोदी और शाह का भाजपा को चलाने का कि एक नाम मात्र का अध्यक्ष बना के बैठा दीजिए ताकि असली अधिकार पूरे अमित शाह के हाथ में रहें। जगत प्रकाश नड्डा भी इसी प्रकार के अध्यक्ष थे। उन्हें हर बात अमित शाह से पूछनी पड़ती थी। उनके पास इतनी स्वायत्तता नहीं थी कि कोई निर्णय लेके सूचना देने का हमने वही निर्णय ले लिया। 4 चुनाव लगातार जीतने के बाद में दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का और हरियाणा का चुनाव जीतने के बाद में मोदी जी को लगने लगा है कि अब वो 2019 के चुनाव को जब 2019 का लोकसभा चुनाव जीता तो इतना मजबूत महसूस करते थे, वो मजबूती फिर से उनको मिल गई है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जैसे कहते हैं वीटो की परवाह किए बिना उन्होंने एक नाकुछ किस्म के अनजान अज्ञात कुलशील से व्यक्ति को उठा के उन्होंने राष्ट्रीय संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। और उसमें यह भी है कि ज्यादा कुछ विरोध वगैरह होगा तो देखा जाएगा, कार्यकारी अध्यक्ष 6 महीने बाद देखेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्हें बधाइयां दी हैं, नितिन नवीन को बधाइयां दी गई हैं, उससे तो ये लगता है कि वही बाद में पूरे अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो क्या मैं माने कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच में संबंधों में खिंचाव आ गया है, और हम ये भी कह सकते हैं कि आरएसएस ने हाथ पे चला गया आरएसएस? पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ भारी लग रहा था। अब मोदी जी का मानना है कि अब इनका हमारा हाथ भी भारी है, इनका हाथ भारी नहीं है। तो आरएसएस एक तरीके से हाशिए की तरफ जा रहा है। मोहन भागवत जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने नहीं टिक पा रही, हम कह सकते हैं। नहीं, इस तरह नहीं सोचना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत भाजपा को हमेशा रहेगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भाजपा की जरूरत रहेगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ में गर्भनाल का संबंध है। ये तो एक परिवार के अंदर होने वाले विवाद हैं। आपस में ये कुछ भी कर लें, कोई दूसरा अगर इसमें कूदेगा तो वो दोनों ही मिलकर मारेंगे उसको। ये उसी तरह से बाप बेटे के बीच का विवाद है। मान लीजिए अब वो बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी अगर उसमें बीच में दस्तंदाजी करेगा तो दोनों पड़ोसी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बीच में खुद नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी तारीफें की हैं, बड़े कसीदे पढ़े हैं। मोहन भागवत के जन्मदिन पर उन्होंने उनके ऊपर लेख भी लिखा, ये सब किया। पहले तो नहीं करते थे, 10 साल पहले तो ये काम सब नहीं कर। मोहन भागवत का जन्मदिन तो हर साल आता है, उन्होंने 10 साल तक तो उनके पक्ष में लेख नहीं लिखा। तो ये है बात। इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि इन दोनों में कोई ऐसा झगड़ा है जिसका फायदा विपक्ष को हो सकता है। विपक्ष को कोई फायदा नहीं हो सकता इसका।
सत्ता को बनाए रखने के मामले में दोनों एक मत हैं, कटिबद्ध हैं। उसके लिए जितना समायोजन करना होगा, जितना लचीलापन करना होगा, वो सब वो दिखाएंगे। लेकिन अंदर उनके बीच में होड़ भी है कि पार्टी के ऊपर कब्जा किसका रहेगा, सरकार में आरएसएस के कितने लोग रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे। कोई किसी नीति के सवाल पर मतभेद भी हो सकते हैं। कई बार उन मतभेदों की वजह से कुछ तल्खी भी आई है, लेकिन वो वैसी ही तल्खी है जो एक परिवार में होती है, एक परिवार के सदस्यों की बात के बीच होती है। जैसे आपने एक पीछे ये कहा कि अमित शाह की स्थिति काफी मजबूत हुई है और योगी आदित्यनाथ कुछ कुछ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर आज के दिन हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी किसी कारण से सत्ता से हटते हैं, तो अमित शाह ही प्रधानमंत्री होंगे, तकरीबन ये तय हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हर जगह नहीं, नहीं, उनकी ये से नहीं लोग अभी आ तय गए हैं। माना जा सकता, ये अभी तय नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हटने की इच्छा जताएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक एक दिन वो इस्तीफा दे देंगे, घर चले जाएंगे कि भाई अब, या इस्तीफा दे दिया हफ्ते भर का और तुरंत राष्ट्रपति कहेगा जब तक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति ना हो जाए तब तक आप कार्यवाहक के तौर पर काम करते रहें। ये सब जो होता है ऐसा थोड़ी ना होगा। वो तो उसके लिए एक पूरी लंबी योजना बनानी होगी। उस योजना में उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी शामिल करना होगा। जब संघ को उसमें शामिल किया जाएगा इस योजना में, तब फिर नरेंद्र मोदी के लिए एक रिटायरमेंट पैकेज तैयार किया जाएगा कि भाई ऐसा तो है नहीं कि वो अंतर्ध्यान हो जाएंगे प्रधानमंत्री पद से हटते ही। उनको एक ऐसी स्थिति में डाला जाएगा ताकि उन्होंने जो राजनीति की है पिछले 10 साल में, या जब भी वो हटते हैं वो साल और जोड़ लीजिए उसमें, तो उसकी वजह से उन्हें कोई नुकसान ना हो। मैं तो मानता हूँ जिस दिन वो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे और अगर उनके पास उसके बाद कोई पद नहीं रहा, तो नरेंद्र मोदी संकट में पड़ सकते हैं। उन्होंने जो राजनीति की है, लोग उनके खिलाफ बदला लेने के लिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए, उन्हें उनकी औकात याद दिलाने के लिए बहुत तरह की कार्रवाइयां उनके खिलाफ कर सकते हैं। वो उनके खिलाफ मुकदमे चला सकते हैं। वो उनके मतलब मैं कल्पना नहीं, वो देश और विदेश में भी उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो सकती हैं। तो इस लिहाज से नरेंद्र मोदी को एक ऐसे रिटायरमेंट पैकेज की जरूरत है जहां पर वो सुरक्षित रहें। वो रिटायरमेंट पैकेज जब तक उन्हें नहीं मिलेगा तब तक वो सत्ता से नहीं जाएंगे। तो उस रिटायरमेंट पैकेज को लेकर सौदेबाजी होगी। फिर नरेंद्र मोदी की अपनी पसंद होगी कि हमारा उत्तराधिकारी कौन हो, तो वहां आरएसएस फिर कहेगा कि भाई उत्तराधिकारी हम तो इसको चाहते हैं। तो अमित शाह का रास्ता साफ नहीं है। ऐसा नहीं है गारंटी हो गई है कि मोदी जी हटेंगे तो अमित शाह ही उनकी जगह बनेंगे। अमित शाह उनके उस तरह से उत्तराधिकारी नहीं है कि कोई सम्राट अपना उत्तराधिकारी तय कर देता था कि हमारा बड़ा लड़का बनेगा या बड़ा भाई बनेगा, मतलब या छोटा भाई बनेगा। उस प्रकार की स्थिति नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स जो हैं उनको लेकर काफी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे चर्चा है, खासतौर पे कई यूट्यूब चैनल्स इस पे कार्यक्रम चला रहे हैं कि इससे भारत की राजनीति काफी बदल सकती है। तो इस तरह की कोई संभावना आप देखते हैं या सिर्फ ये कहानियां गढ़ने की कला है? देखिए, ये सिर्फ कयासबाजी है। मैं इसलिए इन बातों की चर्चा नहीं करता। एप्स्टीन फाइलें जब जो डोनाल्ड ट्रंप को जब प्रभावित नहीं कर पा रही हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में एक तस्वीर भी अभी आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी उम्र काफी कम लग रही है उसके अंदर, और एक सुनहरे बालों वाली औरत है, तो उसका पहचान नहीं पाया तो उसके मुंह पर पट्टियां बना दी गई थी, मास्क कर दिया गया था उनके मुंह को तस्वीर में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ओ दिस 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 फोटोग्राफ इज नॉट ए बिग डील, ये कह के उन्होंने उसको टाल दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप जब जब वहां नहीं प्रभावित कर पा रही हैं, जो बिल्कुल उसमें केंद्र में है उस विवाद के, तो भारत में क्या प्रभावित करेंगे? अगर किसी मंत्री वगैरह का उसमें नाम आया तो उसको बारे में मोदी जी सोचेंगे उनको रखा जाए ना रखा जाए, क्या किया जाए। उसमें एक मंत्री का नाम लिया जा रहा है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन ये कयास लगाना कि उसमें मोदी जी हैं, उसमें ये हैं वो हैं, मेरे ख्याल से ये कोई बात इसकी कोई तुक मुझे नजर नहीं आती। इनमें कोई बहुत सच्चाई नहीं है इन बातों में, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। एक आखिरी सवाल मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कि ये जो नया जी राम जी करके जो एक अधिनियम सरकार ला रही है, तो उसमें महात्मा गांधी का नाम हटना और उसमें कुछ जो उसके प्रावधान है वो भी कमजोर हुए हैं। तो क्या मैं पहली बार मैं ये देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी का नाम हटाने का काम शायद नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार किया है किसी योजना से। तो क्या ये कहें कि वो वैचारिक रूप से और ज्यादा मुखर रूप से सामने आ रहे हैं, जो उनका असली वैचारिक ढांचा उसके साथ? देखिए, महात्मा गांधी का नाम अपनाना उनके लिए केवल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एप्रोप्रिएशन और हिंदी में विनियोग करना कहते हैं, वो है। उसी तरह अंबेडकर के साथ भी यही मामला है। महात्मा गांधी के विचारों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। महात्मा गांधी गुजराती भी हैं और महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के नायक भी थे।
इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत से किसी तरह वो अपने आप को जोड़े रहे, इसलिए महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। वरना मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि महात्मा गांधी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की या भारतीय जनता पार्टी की कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उन्होंने सोच लिया है भाई, इस यहां से उन्होंने महात्मा गांधी का नाम हटाया, किसी दूसरे कार्यक्रम में महात्मा गांधी का नाम लगा देंगे अगर ज्यादा हुआ तो, वो तो उनके हाथ की बात है। नाम ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने राज्यों पर बोझ डाल दिया है कि वो अगर किसी एक मजदूर को जितने दिन का रोजगार मिलेगा और उसमें जितना खर्चा होगा, उसको 40% राज्य को वहन करना पड़ेगा। तो उससे मैं मानता हूं कि भाजपा वाले राज्य भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश के संदर्भ में इसका विरोध किया है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि राज्यों के पास पैसे हैं नहीं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हैं, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो कम से कम रोजगार दें। जितना कम रोजगार देंगे उतना ही कम 40% उसका हिस्सा उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक तरह से देखा जाए कि ये ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इस परिवर्तन से कमजोर हो गया है। पहले जब केंद्र सरकार उसका 90% हिस्सा उठाती थी या उससे ज्यादा हिस्सा उठाती थी, तभी ज्यादा मजबूत था। आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे और जल्दी ही और प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे देश की राजनीति के बारे में। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।